जब अंधकार गहरा हो और उम्मीद का कोई सहारा ना लगे, तब विक्टर फ्रैंकल ने जीवन की खोज में मजबूती और अर्थ की तलाश में दिखाया। उसकी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग एक कहानी है जिसमें विजय, हिम्मत और मुक्ति की शक्ति का आभास होता है। जीवन का अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान 1945 यानी कि 1945 की सर्दियों से लेकर बसंत का मौसम आने तक ऑस्ट्रिच कैंप में टाइफस कहर फैला हुआ था। लगभग सभी कैदी इसका शिकार बन चुके थे। कई लोग इस बीमारी से मर भी गए थे। जो बीमार थे उनके लिए अलग क्वार्टर्स का इंतजाम किया गया, मगर वहाँ किसी भी तरह की दवा या कोई डॉक्टर नहीं था। मैं भी इस बीमारी के चपेट में आ गया। इसके असर से बचने के लिए मैं सोता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग में लेक्चर्स तैयार करता रहता था। जिस दिन हमें कैंप लाया गया, उस वक्त मैंने अपनी सभी मैनस्क्रिप्ट वहाँ जमा करवा दी। खुद को बिजी रखने के लिए मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखा करता था। कोई कैदी भले ही शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट गया, मगर उसकी आत्मा को आप मार नहीं सकते। विश्वास में वो ताकत है जो हमें बदतर हालात में भी जिंदा रखती है। हम में से कुछ लोग दिन भर काम करने की कोशिश के बाद अपनी कोठरी में प्रेयर करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैंप सर्वाइवल के बारे में एक गलत धारणा है, वो ये कि जो सरवाइव कर लेते हैं वो शरीर से मजबूत होते हैं, मगर ये सच नहीं है। यहाँ वही सरवाइव कर सकते हैं जिसकी रूह ताकतवर होती है, जो ऊपर वाले पर पूरा विश्वास रखता है कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सेंसिटिव इंटेलेक्चुअल्स और थिंकर्स जैसे लोग ही अकेलेपन और निराशा के पलों में खुद को संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में सुकून का एहसास होता है। भले ही बाहर से उन्हें दर्द या तकलीफ झेलनी पड़े, मगर उनकी आत्मा अक्सर में एहसास में उड़ते पंछियों की तरह आजाद होती है। जब कोई तुमसे तुम्हारी हर चीज छीन ले, तुम्हारा काम, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारी पहचान भी, तो आप कैसे जिंदगी के मायने ढूंढ सकते हो? जब सर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तो शरीर भी सुख कर कांटे होने लगते हैं। ऐसे में कहीं भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। तो ऐसे जिंदगी के मायने ही क्या है? एक कैंप प्रिजनर ऐसी जिंदगी से भला क्या उम्मीद कर सकता है? क्या उनके पास अब भी कुछ बचा है जो उनके जिंदा रहने की वजह बन सके? या इस बेहतर तो वो हर मान कर जीने की आस ही छोड़ दे। जैसा मैं कहा कि मैं कैंप में कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं था, पर मैं वहां रहते हुए उन कैदियों को बहुत करीब से देखा था। उनके हर साइकोलॉजिकल रिएक्शन को बारीकी से समझा था। हमारे रोजमर्रा के भूख, जुल्म और मौत की जंग से मैं अपनी लोटोथेरेपी की पढ़ाई भूल गया था, और मैंने ये भी जान लिया था कि ये प्यार भरी यादें और कुदरत की खूबसूरती का ही कमाल है, जो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी में भी कैदियों को जीने की एक वजह दे रही थी। मैंने अपनी कोठरी में बैठकर इस किताब का मैनस्क्रिप्ट लिखा शुरू कर दिया था। कई बार जरूरत पड़ती तो मैं अपने साथियों की काउंसलिंग भी करता था। आखिर हम सब आज़ादी की उम्मीद का चिराग अपने दिलों में जलाए बैठे थे। यहाँ से निकलकर दोबारा जिंदगी जीने का ख्वाब हम सब देखते रहते थे। और अगर आज़ाद होने के बाद कुछ ना बन सकता तो जिंदगी
की नई शुरुआत करने का सपना भी हमारे मन में था। और सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि हम अभी जिंदा थे, हमारी सांसें सही सलामत थी, और जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है। एक दिन सुबह बहुत जल्द ही हम अपने काम पर निकल गए थे। गार्ड्स हम पर चिल्ला रहे थे, टुकड़ी आगे बढ़ो, बे 2 3 4, बे 2 3 4, बे 2 3 4, बे 2 3 4। जो धीरे धीरे चल रहे थे उन्हें लाटे पड़ रही थी। हम पानी से बाहर बहरे हुए गड्ढों पानी से बहरे हुए गड्ढों और बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए उस अंधेरे में चलते रहे। तभी अचानक मेरे आगे वाला आदमी मेरे कान में फुसफुसाया, क्या होगा अगर हमारी बीवियां हमें ऐसे देख ले? यही अच्छा होगा अगर उन्हें ये सब पता ही ना चले। उस आदमी की बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, उसका चेहरा मैं आंखों के सामने तैरने लगा। सूरज की पहली किरण के साथ उसकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैल गई थी। उस दिन पहली बार मुझे प्रेम भरी कविताओं और गानों का अर्थ समझ आया। इंसान की मुक्ति प्रेम में है, केवल प्रेम में। मैं वो आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, जो इस वीराने में इतनी तकलीफ झेल रहा था। फिर भी मेरी प्यारी बीवी की याद ने उस एक पल को खुशियों से भर दिया था। मैं दिल ही दिल उससे बातें करने लगा। उसके बारे में सोचते हुए मैं उससे सवाल पूछता रहा, वो उन सवालों के जवाब देती रही। मेरे आगे चलते हुए लोग गिर रहे थे, गांठ से कोड़े खा रहे थे, मगर मैं अपने ख्यालों में डूबा था। जल्द ही हम वर्क साइट पर पहुंचे। सब अच्छे टूल्स लेने के लिए कोठरियों की तरफ भाग रहे थे। हमने काम शुरू कर दिया। पीछे से गार्ड्स चिल्लाने जारी किए, जरा तेज हाथ नहीं चला सकते क्या सुअरों? मैं अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहा। वो जिंदा भी है या नहीं ये तक मुझे मालूम नहीं था, मगर मेरी उम्मीद बरकरार रखने के लिए सिर्फ उसकी याद ही काफ़ी नहीं थी। मेरी रूह, मेरा अस्तित्व उसके प्यार से सरभर था, फिर चाहे वो मेरे पास थी या दूर, जिंदा थी या नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता था। जिसे हम बहुत चाहते हैं उसका प्यार ही उसे हमारी यादों में जिंदा रखता है, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो लोगोथेरेपी का मतलब था। ये बहुत ज़रूरी था कि आज़ाद होने के बाद भी हम एक प्रिजनर अपने ज़िंदगी के सही मायने तलाश करे, अपने होने के अर्थ समझे। चाहे उसका कोई भी अपना जिंदा ना बचा हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसका घर उजड़ चुका हो और उसकी रोजी रोटी छीन गई हो, फिर भी उसे जीने की नई वजह ढूंढनी है। चाहे ये ज़िंदगी हमें कुछ भी दे, हमें अपने जीने की असली वजह ढूंढनी ही होगी। ऑस्विट्ज़ से ढांचव जाता हुआ हमने कुदरत को जी भर के निहारा। हमने हरे भरे फल देखे। सूरज हमारी ट्रेन की बंद खिड़कियों में भी पूरी तरह रोशन था। हमने आसमान को अनेक रूपों में देखा, नीले से लाल रंग बदलते हुए। कुदरत को इतनी खूबसूरत हमने पहले कभी नहीं पाया था। कुछ पलों के लिए ही सही, पर हम इन नज़ारों को देखकर बेहद खुश थे। मेरा एक साथी खुशी से बोला, ये दुनिया कितनी सुंदर है। आज़ादी। जो कैदी बीमार थे
उन पर सिर्फ इतना ही रहम किया जाता कि वे एक कोठरी में जाकर सारा दिन बोझ पर लेटे रहते थे। उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था। इसके बदले में उन्हें बाकियों के मुकाबले ना सिर्फ घटिया दर्जे का खाना दिया जाता बल्कि कोई दवा या दूसरी मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिलती थी। एक डॉक्टर ने टाइफस के रोगियों के इलाज में मेरी मदद मांगी। मुझे बेवरिया में बीमार लोगों के कैंप में भेजा गया। वहां मुझे 50 मरीजों से भरे हुए एक कोठरी में मदद के लिए रखा गया। वे सब बुखार से तड़प रहे थे और अपने होश में नहीं थे। अपने कोठरी के लिए मेडिकल सप्लाई लाना भी मेरा ही काम था, जो केवल 10 बुखार की गोलियां थी। जो बहुत सीरियस होते थे केवल उन्हें ही एस्पिरिन की आधी गोली दी जाती थी। लाइलाज मरीजों के लिए कोई दवा नहीं थी। मैं हर बीमार की नब्ज चेक करता था। अपना राउंड पूरा करने के बाद मैं एक कोने में बैठ जाता था जहां से मुझे बवरिया का लैंडस्केप नजर आया करता। मेरे चारों तरफ कीड़ों से भरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, मगर मैं बाहर के नज़ारे देखता हुआ उन लम्हों में खो जाता था। कंसंट्रेशन कैंप में हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। कुछ कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए नरभक्षी बन चुके थे। हम लड़ाई के मैदान में खड़े थे। उसी दौरान मैंने अपने एक साथी के साथ मिलकर भागने की कोशिश की। कैंप के बाहर उसका एक साथी हमें नकली डॉक्यूमेंट्स और यूनिफॉर्म के साथ मिलने वाला था जिसे हम वहां से निकल सके। हम कुछ एक सामान चुराने के लिए अपनी कोठरी में वापस आए। मैंने एक बैग में टूथब्रश, खाना का बर्तन और फटे हुए दस्ताने डाल दिए। पहली कोशिश में ही मैं पछतावे से भर गया। मैं ऐसे कैसे अपने बीमार साथियों को छोड़ सकता था। मैंने आखिरी बार एक राउंड लगाने का फैसला किया और जब मैं राउंड लगा रहा था तो उनमें से एक बीमार ने पूछा, क्या तुम भी बाहर निकल रहे हो? मैंने उनकी आंखों में गहरी उदासी और ढेर सारे दर्द देखे। मैंने बाहर इंतजार कर रहे अपने साथी से कहा कि मैं नहीं भाग पाऊंगा, लेकिन कैंप में मेरा आखिर दिन भी आया जब बैटल फ्रंट हम तक पहुंच गया था। सारे गार्ड्स और कैपोस भाग चुके थे। सभी कैदियों को बड़ी तादाद में वहां से ले जाया जा रहा था। सबको सूरज डूबने से पहले वहां से निकालना था क्योंकि वे लोग पूरे कैंप को जलाने वाले थे। बस केवल वही लोग कैंप में बच गए थे जो बीमार थे। वे अभी भी कोठरियों में बुखार और बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मैं और मेरा साथी वहां से निकलने के लिए तैयार थे। हमें 3 लाशों को कैंप के बाहर दफनाने के आदेश दिए गए। हम दोनों बारी बारी से अपना रक्षक ले आए। हम भागने ही वाले थे कि तभी कैंप के गेट खुले। बड़ा सा रेड क्रॉस के झंडे वाली एक कार अंदर दाखिल हुई। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि हम सब अब सुरक्षित हैं। सबको दवाइयाँ और सिगरेट्स बांटी गई। सबको वहां से बाहर निकाला जा रहा था, मगर मैं और मेरा साथी पीछे छूट गए थे। हम टाइफस के मरीजों के साथ कोठरी में रुके थे। आधी रात को डॉक्टर्स आए और चिल्लाए कि हम खुद को कवर कर ले। हमारे गन शॉट्स
कानून और राइफल्स की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हम जंग के मैदान के बीचों बीच थे, मगर सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ थम गया था। कैंप के बाहर एक सफ़ेद झंडा फहरा दिया गया था। मेरा नंबर 1,19,104 के सफ़र का वो आखिरी दिन था।